आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा जाता है। पहला है कंपनी का शासन। 1773 से लेकर 1858 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसके अंतर्गत जो जो अधिनियम आए उन सबको कंपनी के शासन के अंतर्गत रखा जाता है। 1857 में क्रांति हुई और इसके बाद शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, सम्राट के अधीन कर दिया गया। तो 58 से लेकर 1947 तक का जो काल है वो ब्रिटिश क्राउन का शासन कहा जाता है। इस दौरान जितने एक्ट आए वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम कंपनी शासन के तहत जितने आपके एक्ट आए हैं उन सबको कवर कर जाएंगे, 1853 तक के सभी अधिनियमों को। सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था 1773 में, जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या क्या सारे पॉइंट्स थे, उनको कवर करेंगे, क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि अब आपसे संविधान में डीप क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है। पहले तो सिर्फ पूछा जाता था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, फिर इंडिया एक्ट कब आया, चार्टर अधिनियम पहली बार कब आया, इस तरीके से। अब उनके अंदर के डिटेल प्रावधान आपसे पूछे जाने लगे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, इसके तहत कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत करी गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण यहाँ पर शुरू किया। ये वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण कंपनी के ऊपर कब स्थापित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में। पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। अब इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जानिए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहला वाला पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे डाली गई? उस समय भारत में पावर सेंटर जो थे वो तीन थे। एक आपका मद्रास था, एक आपका कलकत्ता और एक आपका बॉम्बे। ठीक है, तीनों में अलग अलग आपके गवर्नर्स होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होते थे इनको कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यानी अब मेन पावर सेंटर कौन है? सिर्फ कलकत्ता का गवर्नर। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी के तहत डाली गई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इससे पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करती थी। तीनों के अलग अलग गवर्नर्स होते थे और तीनों इंडिपेंडेंट होते थे। यानी अपनी प्रेसिडेंसी में उनको कुछ चेंजेस करने, कोई नए रूल बनाने हैं तो दूसरे से पूछना नहीं पड़ता था। अब क्या कर दिया? बंबई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिंपल भाषा में कहें, बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति यहाँ पर शुरू हो गई। इससे पहले गवर्नर होते थे, जैसा हमने कहा, मद्रास का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर। अब दोनों गवर्नर जो थे मद्रास और बॉम्बे के, उनको बंगाल के यानी कलकत्ता के वाले के अधीन कर दिया और बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी मदद के लिए एक परिषद का गठन किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। 4 सदस्य इसमें होते थे। क्वेश्चन आएगा, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है इसको पहली बार गठित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, 4 सदस्य इसमें शामिल होते थे। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की स्थापना करी गई। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया और यह ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण कर देता है। ठीक है, कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी अब सारी जानकारियां इनको ब्रिटिश सरकार को देनी होंगी। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1774 में। और किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 इसमें जज होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश बना था पहला, उसका नाम एलिजा इम्पे था। बाकी के 3 जज इसमें चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट थे। क्वेश्चन आता है, कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। कब बना था? 1774 में। कोर्ट कब बना? 74 में। कुल कितने जज थे? 4, 3 अन्य और 1 चीफ जस्टिस। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। यानी अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो व्यापार नहीं कर सकते, करना हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और भारतीयों से रिश्वत या जो गिफ्ट लेते थे उस पर भी बैन लगा दिया। किसने? रेगुलेटिंग एक्ट ने। तो ये सारे प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से करे गए। बिल्कुल टू द पॉइंट्स में हमने सभी प्रावधानों को डिटेल में यहाँ पर समझा। इसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो 1781 में आया। इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसी संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। बेसिकली ब्रिटिश सरकार और भारत में जो कंपनी का गवर्नर जनरल था उनके बीच कुछ मतभेद थे, उन्हीं को सुलझाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, दोनों के बीच सेटलमेंट करने के लिए। इस अधिनियम के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत
गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, परिषद कैसी है, 4 मेंबर्स की, 4 सदस्य, इसको याद रखना क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे किस अधिनियम के तहत इन 4 सदस्यों को 3 सदस्य कर दिया गया, उसको हम आगे देखेंगे। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसके तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया था, उसके अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों को बाहर कर दिया। यानी अब इनके ऊपर आप मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। दूसरा, राजस्व के मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी जो थोड़ा सिकंजा कसा गया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि आपको सारी जानकारियां हमको देनी होगी, ब्रिटिश सरकार ने कहा हम एक सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट हुआ 81 में, सुप्रीम कोर्ट से राजस्व मुद्दे की जानकारी देना अनिवार्य अब नहीं रह गया। यानी कितना पैसा खर्च कर रही है कंपनी, कितना पैसा जमा हो रहा है, वो बताना अब जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, तो राजस्व जानकारी देना जरूरी नहीं है। दूसरा, गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जो सेटलमेंट एक्ट के तहत आई थी। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसका नाम पिट्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसको ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नियंत्रण स्थापित करने की जो प्रोसेस शुरू हुई वो रेगुलेटिंग एक्ट से हुई, लेकिन पूर्ण नियंत्रण कब मिला, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, और हम पढ़ते भी हैं जो वारन हेस्टिंग था उसने इसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था। ठीक है, इसी में पहली बार कंपनी के, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी ब्रिटिश क्षेत्र, भारत में जो कंपनी के एरिया थे उनको पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र किस अधिनियम में कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। और ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको देखिए। इसके तहत भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ यानी जो हम पढ़ते हैं द्वैध शासन। इससे पहले बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये राजस्व जमा करने के लिए अलग और शासन चलाने के लिए अलग, वही चीज इनके द्वारा भी करी गई अधिनियम के माध्यम से। तो भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत करी गई, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार थे और जो व्यापारिक अधिकार थे उनको अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक अधिकारों के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक निकाय बना दिया गया और जो व्यापारिक अधिकार होते थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिया गया। यानी कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दोनों अधिकारों को, दोनों कामों को अलग अलग कर दिया। जो राजनीतिक कार्य थे कंपनी के वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नेतृत्व में होंगे और जो व्यापारिक कार्य थे वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिए गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपके पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आया। डायरेक्टर वाला आपका व्यापारिक कार्यों के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपके राजनीतिक कार्यों के लिए था। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जैसा मैंने कहा बिल्कुल आपके बेसिक से बेसिक पॉइंट्स और एडवांस से एडवांस पॉइंट्स आपको सारे जो आपको एक सिंगल बुक में नहीं मिलते वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट। और मैं कोशिश करूंगा उसको और ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। आपको जैसे पूरा राष्ट्रीय आंदोलन याद हुआ उसी प्रकार पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्वेंस वाइज सिक्वेंस आपको पूरा याद यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा काम, 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना भी जैसा हमने देखा। ठीक है, इसी के तहत हुई थी। इसके तहत 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कब बनी थी यह परिषद, ये बनी थी 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसमें जो 4 सदस्य होते थे इनको घटाकर 3 कर दिया। मद्रास और बंबई की सरकारों को पूरी तरीके से बंगाल के अधीन कर दिया गया। पहले भी कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, लेकिन फिर भी उनको कुछ अधिकार प्राप्त थे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इनको पूरी तरीके से बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन आएगा इनमें से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अलग प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति मिली, पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध करने या उनसे संधि समझौता करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ये भी इसी के तहत प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी उनको हमने सीरियल वाइज यहाँ पर कवर किया। इसके बाद आपका अधिनियम आया 1793 का अधिनियम। इसके तहत आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सिर्फ एक पॉइंट काम का है, उसको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये तो ठीक है। इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पॉइंट है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बना, उनके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ये व्यवस्था इस अधिनियम के तहत करी गई, 1793 का जो आपका अधिनियम आया था। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या क्या किया गया उनको देखिए।
कंपनी के अधिकार पत्र को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया। इसीलिए मैंने कहा जो ऊपर 1793 में किया गया कि कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। 1813 में उसके ठीक 20 साल बाद दोबारा से एक चार्टर अधिनियम आया, यहां पर कंपनी के अधिकार पत्र को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हाल ही में उत्तराखंड में ये पेपर में आया था। 21 अधिनियम के तहत कंपनी के भारत से व्यापार के एकाधिकार समाप्त किए गए, वो था 1813 का। अगर पूछेगा पूर्ण व्यापारिक अधिकार, तब आप 1833 का नाम लेंगे, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार 1813 में समाप्त हुआ। 1813 में भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले व्यवस्था ये थी कि अगर किसी ब्रिटिश नागरिक को भारत से बिजनेस करना है, व्यापार करना है, कंपनी के माध्यम से आना पड़ता था, यानी आप कंपनी के पास जाइए फिर आपका व्यापार होगा। अब ये कर दिया, ब्रिटिश नागरिक डायरेक्ट भारत के साथ व्यापार कर सकता है, भारत आकर भारत में व्यापार कर सकता है। तो कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया। हालांकि दो चीजों पर अभी भी कंपनी को एकाधिकार था, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार। इन दोनों व्यापारों को कोई और नहीं कर सकता कंपनी के अलावा, इन पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से, किस टाइप से और कितने तरीकों से आपसे पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। ये था 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, इसके तहत स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया, यानी जो प्रांतीय सरकारें होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, वो भी टैक्स लगा सकती हैं। ये कहा था 1813 के चार्टर अधिनियम ने। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो संवैधानिक स्थिति को ब्रिटिश क्षेत्र की पहली बार कब स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम महत्वपूर्ण कदम था। केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत तो कर दी थी कि पावर सेंटर एक होगा, लेकिन पूरे भारत का केंद्रीयकरण इस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के जो पहले संकेत हमें देखने को मिले, यानी किसी भी संविधान के एक लिखित कानूनों के जो हमको पहले साक्ष्य या पहले संकेत देखने को मिले, वो 1833 का जो अधिनियम था इसमें देखने को मिले। इसके तहत गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसे भारत परिषद के रूप में जाने जाना लगा। अब इसमें क्या क्या चीजें करी गई उनको देखिए। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और यही था भारत में केंद्रीयकरण करना, कि अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था जो पूरे ब्रिटिश क्षेत्रों को देख रहा था, अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 का अधिनियम। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में, यानी कि जहां जहां पर कंपनी का शासन है वहां वहां पर विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी अब पूरे भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा जाने लगा, और जो नए कानून ये बनाएगा उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दे दिया गया। ये भी किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के माध्यम से। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो वो था 1833 का अधिनियम। अब कंपनी का एकमात्र कार्य ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करना था। ठीक है, यानी कि अब कंपनी के व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार, उन सबको खत्म कर दिया। अब कंपनी का काम एक प्रशासनिक निकाय के रूप में है, केवल वो प्रशासन देखेगा, शासन करेगा। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत जो 1833 का अधिनियम था, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो पहला प्रयास कंपटीशन की शुरुआत का वो इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। हालांकि अभी ये प्रतियोगिता भारतीयों के लिए नहीं थी। ठीक है, पहला प्रयास इसी के माध्यम से किया गया। इसी अधिनियम में कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। जो 1833 का एक्ट था, इसी में कहा गया था पहली बार कि भारतीयों के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे उनको किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने इस प्रावधान का विरोध किया और इनके विरोध के बाद इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, इसको लागू ही नहीं किया गया। हालांकि पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे भारतीयों से भेदभाव नहीं किया जाएगा कंपनी में चयन के लिए। किसमें कहा गया था? 1833 के एक्ट में। ठीक है, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यों की, फिर इंडिया एक्ट के तहत वो 3 सदस्यों की रह गई थी।
इस अधिनियम के बाद वो वापस 4 सदस्य हो गई। उसमें चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया जो कि मैकाले था। इसी मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग का गठन भी किया गया था। क्वेश्चन आएगा, ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग किसने और कब स्थापित हुआ? तो विलियम बेंटिक के काल में, मैकाले की अध्यक्षता में 1833 में। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कौन सा अधिनियम था जिसने दास प्रथा को भारत में गैर कानूनी घोषित किया? 1833 का अधिनियम। इसमें इसे गैर कानूनी घोषित किया गया और सरकार को, जो गवर्नर जनरल था, उसको कहा गया कि इस प्रथा को खत्म करने के लिए वो उचित कदम उठाए। और इसी अधिनियम के तहत 1843 में जो गवर्नर जनरल था एलन ब्रो, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। तो अवैध घोषित इसको 33 में किया था, प्रतिबंध इस पर 43 पे लगा। ठीक है, तो दास प्रथा वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। किस एक्ट के माध्यम से खत्म हुई थी दास प्रथा भारत में? इसी एक्ट के माध्यम से हुई। 43 में है लेकिन एक्ट यही वाला था। ठीक है, तो ये 1833 का आपका चार्टर अधिनियम। अब आएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। भारत में कंपनी के शासन के अंतर्गत ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद सारे आपके ब्रिटिश क्राउन के अधीन आएंगे। ठीक है, 53 वाले के तहत क्या क्या किया गया देखिए। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू कर दी गई। प्रयास 33 में किया गया था लेकिन शुरू हुई है 1853 में। सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। ओपन कंपटीशन की शुरुआत हो गई, यानी जो अब परीक्षा देगा, पास होगा, उसी को नौकरी मिलेगी सिविल सेवक में। इंडियंस को भी इसमें शामिल किया गया। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, मैकाले समिति, 1854 में। बंगाल के लिए उपराज्यपाल की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत करी गई थी। पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। तो गवर्नर जनरल के विधायी कार्य, कानूनी कार्य और प्रशासनिक कार्य, इनको पहली बार अलग अलग कब किया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, सदस्य 33 में बना था लेकिन इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा 53 में दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का स्थापना किया गया और इसे ही एक बाद में केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाने लगा था। ठीक है, तो भारत की जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका गठन कब किया गया था? 1853 के एक्ट के तहत। इसने निदेशक मंडल यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उनके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, उसमें शुरुआत में 24 मेंबर थे। 1853 के अधिनियम के तहत इनकी संख्या 24 से हटाकर 18 कर दी गई। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है कि यह किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपका 1853 का अधिनियम था। इसमें क्या क्या चीजें करी गई उनको हमने बिल्कुल टू द पॉइंट्स यहाँ पर कवर किया, जैसे सीक्वेंस वाइज में कवर किया, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो सके।